तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1। हम करने वाले वन शॉट वीडियो इसको कवर करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत थ्योरी चैप्टर है। सिर्फ थ्योरी आपको समझना है, फॉर्मुलेस को आपको समझना है और आपका चैप्टर क्या होगा अच्छे तैयार हो जाएगा। मतलब अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे इसके थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो थ्योरी को मेन फोकस करेंगे। थ्योरी से यहाँ बहुत ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा है, डेरिवेशंस ज़्यादा नहीं है, फिर भी डेरिवेशंस भी हैं और आसान चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। तो इसको करेंगे, सिंपल चैप्टर है, अच्छे से कवर करेंगे। इस पर शायद 2 लेक्चर बनेंगे, एक लेक्चर में बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको हम वन शॉट में पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1 लेक्चर, तो उसमें कवर करेंगे इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कैसे आप सब करोगे अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि बोर्ड आपका बोर्ड आने वाला है और अभी टाइम है, अभी छुट्टी है। आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पढ़ाई करेंगे, इस टाइम को वेस्ट ना करें। 12th के बच्चे खास करके टाइम को वेस्ट ना करें, पढ़ाई को करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर, इसका नाम क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेहतरीन चैप्टर, अच्छे समझेंगे। और देखो वन शॉट वीडियो है तो चीज़ क्या करेंगे, हम फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि वन शॉट में सब क्या करना, कवर करना है। जब इसके लेक्चर बनेंगे तो वहाँ पे हम इसको इंटेल क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन चूंकि अभी क्या करेंगे, इसको वन शॉट में कवर करेंगे। जितना थ्योरी होगा आप सिर्फ काम करना है, आपको जितना कराया जाए आपको नोट करना है बस। आपके 90% इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 90% क्वेश्चन गारंटी मेरी, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी वगैरह लेके बैठना है, अच्छे लेक्चर को लेक्चर जैसा देखना है, तो आपके कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होगा। सिंपल तरीके देखेंगे, एकदम चीज़ों को मैं इजी बनाने की कोशिश करूँगा और आपको डिटेल नॉलेज दूंगा। जो वन शॉट भी है लेकिन आपको क्या करूँगा, डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो चैप्टर चालू करते हैं, अच्छे देखेंगे, कॉपी वगैरह सब लेके बैठेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चालू करते हैं। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको करेंगे हम वन शॉट के अंदर। पहले अपन कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के की चीज़ें हैं क्या। पहले बेसिक समझ लेते हैं चैप्टर के बारे में होता क्या है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कहानी चालू हुई थी, बहुत पुरानी कहानी है, आपको मालूम होगा। आपने लॉज वगैरह पढ़े होंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ, ये सब वहीं से आया। ये सब क्या, गैस लॉ, क्या है सब, गैसेस लॉ। तो सबको मालूम होगा कि बहुत सारे लॉ है, उसमें एक लॉ था क्या थे, बॉयज़ लॉ। चार्ल्स लॉ था, हाँ सर याद है। हल्का से मैं एक बार बता दूं फिर आपको चलते आगे। चार्ल्स लॉ, ये सब गैस लॉज है। तो सबसे पहले आता चार्ल्स लॉ आया था, याद है चार्ल्स लॉ, तो आपको मालूम होगा, अपने 11th पढ़ चुके हो। चार्ल्स लॉ था कि देखो 3 चीज़ होती है। 3 चीज़ क्या होती है, एक वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। 3 चीज़ मेन होती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम है, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल्स भी होता है। लेकिन मेन 3 चीज़ें, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। एक गैस के अंदर ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो गैस किस वॉल्यूम के अंदर है और वो जिस कंटेनर के अंदर है, जिस वॉल्यूम के अंदर, उसका टेम्परेचर क्या है। समझ लो, मान लो एक कोई गैस भरी हुई है, एक क्या कोई गैस इसके अंदर भरी हुई है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो इस गैस, ये जिसके अंदर है, जिस कंटेनर के अंदर, उसका वॉल्यूम क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। फिर ये गैस का टेम्परेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और ये गैस का प्रेशर क्या है, ये गैस का प्रेशर कितना ज़्यादा है। गैस का प्रेशर सिंपल होता है, फिर गैस का प्रेशर ज़्यादा। ये 3 फैक्टर पर क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा गैस को, गैस लॉ। तो सबसे पहले इंसान आए थे चार्ल्स लॉ, सब अथवा फास्ट करेंगे। चार्ल्स लॉ याद है, इसने बोला था कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। 2 को रखो, 1 को कांस्टेंट कर दो। चार्ल्स लॉ क्या बोला इसने कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर रहेगा। ये कहा था चार्ल्स लॉ ने, आप सबको मालूम होगा, मालूम है ना, सिंपल तरीके से। पी अपना प्रेशर है तो आपको मालूम, ये हटेगा, 2 लगाएंगे, इक्वल और कांस्टेंट। मान लो कांस्टेंट अपना के है और ये टी बन गया। तो देखो इसको ऐसा लिखूँ, ये हो गया अपना एक्सप्रेशन। इसको नीचे लेके आ जाओ तो v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ गए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। आप इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर, वी हैव टू यूज़ दिस इन दैट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या काम आता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और बहुत से अब बेसिक यही होता है कि डिफाइन करना और हल्का से याद रखना। तो 12th के अंदर तो आपको बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में कभी कभी यूज़ होते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और आपने एक पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ाते थे, हल्का से मैं लिखते रहता हूँ। देखो बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ पढ़े थे, एकदम सिंपल। उसमें क्या था, उसमें था कि जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। वो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पी की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सब चीज़ें अपन पढ़ लिए थे। देखो तो फास्ट चलेंगे, ये हटेगा, इक्वल और कांस्टेंट आएगा, नीचे क्या है 1/p है। समझ गए, यहाँ भी दो, तो पी वी इज इक्वल टू के मतलब क्या है, कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अपन वी कैन राइट दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज कांस्टेंट। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 वी हैव टू यूज़ इन द न्यूमेरिकल्स। उसमें क्या करेंगे, आप सिंपल इसको यूज़ करेंगे। समझ गए, बॉयल्स लॉ पढ़ लिए।
देखो एक और देख लो बाजू में, सब सिंपल आप पढ़ चुके हो। एक क्या था, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, याद है एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, याद है सब चीज़ें। अगर फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है, फिजिकल चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, समझ गए ना। इसे देखो, एक को ये चीज़ है और एक को ये चीज़ है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है कम होंगे, इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उसका वॉल्यूम में क्या होगा, कम होगा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो ये है अपना एवोगैड्रो लॉ था, समझ गए। तो V इक्वल टू बोल सकते हैं, वी कैन से के एन, समझ गए। तो अभी V/N, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, समझ गए। यानी देखिए फिजिकल जो चीज़ें वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो 3 मेन लॉ थे अपने। एक और था गैल-लीसुस लॉ भी था, क्या था, गैल-लीसुस लॉ। 4 लॉ थे असल में, याद है। फर्स्ट चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। ये सब पढ़ चुके, हल्का सा मैं बता रहा हूँ बस। एवोगैड्रो लॉ एक था, याद है। एक और था, याद होगा आपको, देख लो, वो था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, एकदम सिंपल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसको बोलते हैं गैल-लीसुस लॉ, याद है। गैल-लीसुस लॉ क्या है उसका, गैल-लीसुस लॉ, गैल-लीसुस लॉ सबको याद होगा। ये सब चीज़ें मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ये भी एकदम सिंपल चीज़ है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गए। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, समझ गए। तो ये हटेगा, इक्वल और कांस्टेंट आएगा, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/V2। ये यूज़र किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपको मैं सब बता दिया, समझ गए क्या होता है, डेफिनेशन समझ गए। अब देखो, अब एक चीज़ क्या है सर, सब तो आपने बता, देखो एकदम आप नोट कर लेंगे क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। सबको मिला के ना, देखो सबको मिला दो, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन तीनों को मिला दो। तो देखो ये देखो फर्स्ट, देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, V सब में सेम है। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो लॉ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन के आएगा, देखो V इज, देखो ऊपर T है और N है और नीचे कौन है, P है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, समझ गए। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड, यहाँ लिख लेंगे। ये आता तो नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो जब ये हटेगा 2 लगाएंगे, इक्वल और कांस्टेंट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। TN और नीचे क्या आपका P है, तो इसको यहाँ भेज दो। तो PV विच इज इक्वल टू NRT। सर ये K आपका क्या, R क्या आपका कांस्टेंट, आपका क्या R है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो PV इज इक्वल टू व्हाट, NRT। K आपका क्या है, R है। R मतलब गैस कांस्टेंट, इसमें आपको आना चाहिए, क्या इसका नाम है, गैस कांस्टेंट। क्या है इसका, गैस कांस्टेंट। वैल्यूज 8 पॉइंट सब आपको बाद में आपको बता दूंगा। गैस कांस्टेंट BD K विच इज योर R। आर आपका क्या, गैस कांस्टेंट है। और PV इज इक्वल टू NRT, आपको मालूम होगा आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT विद द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको ये आना चाहिए, आपको जो मेन फॉर्मूला आपको जो मैं लिखा है ना वो आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। PV इज इक्वल टू NRT, ऐसा आपको आता भी होगा बेसिक आपको 11वीं के अंदर, तो आप एक बार देख लेंगे और कुछ आगे बढ़ते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, P इज प्रेशर, V वॉल्यूम एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T इज व्हाट, टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ऐसा नोट कर लेंगे। फिर आपको चलते हैं इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट। तो इतना अभी आप मतलब अच्छे समझ चुके हो कि PV इज इक्वल टू NRT, क्या था, PV इज इक्वल टू NRT, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो PV इज इक्वल टू NRT, दैट्स कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपको आना चाहिए। PV इज इक्वल टू NRT, दैट्स आइडियल गैस इक्वेशन, कोई लफड़ा इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और एक चीज़ और होती है, एक चीज़ क्या होती है और होती है, आपको मालूम है कि 2 तरह की गैस होती है, एक होती है रियल गैस, एक होता है आइडियल गैस। आपको सब कैंसिल हो गया, लेकिन आपको हल्का सा मैं बता दूँ, इसे आपको कैंसिल हो गया रियल गैस और एक क्या होता है आपका आइडियल गैस। क्या होता है, आइडियल गैस। एक रियल गैस तो क्या होता है आपका आइडियल गैस, आइडियल गैस, और एक होता है रियल गैस। आइडियल गैस वो गैस होती है जो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है, और जो फॉलो नहीं करती वो क्या होती है, आपकी रियल गैस होती है। मतलब आपकी असल में जो गैस होती है वो क्या होती है, रियल होती है। और आइडियल मतलब जो इसको फॉलो करे वो आइडियल गैस, जो ना फॉलो करे वो क्या होता है, रियल गैस होता है, आपको मालूम है। लेकिन आपको मालूम है कि रियल गैस LPST पे मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर एक रियल गैस बिहेव ऐसा आइडियल गैस। इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर आपको आएगा क्या कि LPST पे, L मतलब सर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एक रियल गैस बिहेव करती कैसा, आइडियल गैस क्या करती है, बिहेव करती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो LPST पे क्या होता है, कोई भी गैस क्या करती है, बिहेव करती है ऐसा, आइडियल गैस क्या करती है, सिंपली बिहेव करती है। समझ गए सर। अगर आप LPST से ज़्यादा कर दो, मतलब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर से
ज़्यादा अगर आप कर दोगे तो आपकी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई और सॉलिफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। जो LPST का लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, इस पर कोई भी गैस क्या होती है, आइडियल गैस जैसे क्या करती है, बिहेव करती है। समझ गए सर। अगर आप इससे ज़्यादा कर दोगे प्रेशर तो कोई भी गैस लिक्विफाई और क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई। क्या हो जाएगी, लिक्विफाई और सॉलिफाई हो जाएगी। तो उसका कोई रिलेशन होगा ना, तब वहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कोई रिलेशन होगा। हाँ सर होगा। तो वो जो रिलेशन होता है वो होता है PV इज इक्वल टू KT। क्या होता है, KT, K कॉन्स्टेंट है। PV इज इक्वल टू KT BD, मतलब अगर आप इससे ज़्यादा कर दोगे तो जो रिलेशन होगा वो होगा PV इज इक्वल टू KT। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। LPST भी क्या होता है, कोई रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। अगर आप इससे ज़्यादा कर दोगे तो कोई भी गैस क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई और क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो उसका एक रिलेशन है, उसका कैसे रिलेशन है, PV इज इक्वल टू KT विद रिलेशन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो, तो इसको T को नीचे लेके आ जाओ, K आपका क्या कांस्टेंट है, वी कैन से दैट्स P1V1 T1 इज इक्वल टू P2V2 T2 इज कांस्टेंट। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, P1V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू T2। आपको क्या रखना, सिंपली याद रखना है, और कुछ रखना नहीं, सिर्फ उसको याद रखना है। यहाँ पे जो K है ना, K होता है NKB। क्या होता है, NKB होता है। N क्या होता है, KB, NAKB क्या होता है, ये ऐसा समझो। देखो PV इज इक्वल टू K है ना, तो आपका K क्या NA, क्या आपका NKB, क्या ये NKB है। NA मतलब एवोगैड्रो नंबर। क्या था, एवोगैड्रो नंबर याद होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर क्या था, 6.023 10 की पावर 23। याद है सब, भूल गए, दैट्स कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड एवोगैड्रो। केबी क्या है सर, इसका नाम होता है B मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम उसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी इज कांस्टेंट एंड दैट्स नेम वाज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो जो केबी की जो वैल्यू होती है ना, केबी की वैल्यू वो होती है R/Na। क्या होती है, R/Na जो होता है वो आपका केबी। क्या होता है, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। R/Na आपका क्या होता है, केबी होता है। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है इसकी वैल्यू, कांस्टेंट होती है। सर कितनी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इन, देखो कितनी होती है, याद कर लो, 1.38 आपको लिखा रहेगा 10 की पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स। समझ गए, इतनी वैल्यू होती है इसकी। जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट R/Na, R मतलब गैस कांस्टेंट, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। R भी होता है कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट का एक कांस्टेंट और आता है, उसका नाम क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। समझ गए, K इज इक्वल टू NKB होता है। तो फॉर्मूला ऐसा ही बन जाएगा एक बार। समझ गए, बस आपको याद रखना है, कुछ याद रखना नहीं है। ये फॉर्मूला क्या रखना, सिंपली आपको याद रखना है, और ये रिलेशन, और कुछ काम का नहीं है। समझ गए, ये फॉर्मूला आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसे मैंने आपको बता दिया, और कुछ इसमें नहीं है। सो नोट कर लेंगे, फिर अभी करेंगे अपन क्या, assumptions of kinetic theory of gases। यहाँ से चालू आपका मेन चैप्टर, assumption of kinetic theory of gases। सो नोट कर लेंगे, एक गैस क्या करती है, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैस के बारे में अपन क्या करें, सिंपली पढ़ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि गैस के अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट क्या छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो अ गैस मॉलिक्यूल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनसे क्या बनेगा आपका, सिंपली मॉलिक्यूल बनेगा। समझ गए सर, पहला खत्म है। सिंपल क्या है, द मॉलिक्यूल आर रिजिड। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, रिजिड है, परफेक्टली इलास्टिक है, स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर है। समझ गए, कुछ समझना है, सिर्फ क्या करना, याद करना है कि द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, एंड व्हाट, इनका स्मॉल क्या डायमीटर होता है। समझ गए। थर्ड क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन शेप। हाँ, अगर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सेम इन आइडेंटिकल, क्या होते हैं, दो कोई मॉलिक्यूल है, मतलब एक ये मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है, दोनों क्या होंगे, एक गैस के अगर दो मॉलिक्यूल, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम गैस के जो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे, सेम साइज में होंगे, सेम मास होगा, सब क्या होगा, सिंपली सेम होगा। समझ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। समझ गए। और सब एक आध लिखा हुआ आप सब पढ़ सकते हो। सिंपल आपको 4 या 5 आपको लिखने होंगे पेपर के अंदर, सिंपल एकदम। ये कुछ के अजम्पशन जो KTG के अंदर माने गए, KTG करते वक्त ये अजम्पशन को माना गया, तो क्या रखना, सिंपली आपको याद रखना है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है सर। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक से। उसका एक चीज़ है मीन फ्री पाथ। क्या आपको सिंपली मीन फ्री पाथ क्या होता है, देख सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या ये मीन फ्री पाथ, क्या ये, देखो मीन फ्री पाथ, क्या नाम इसका, मीन फ्री पाथ। मतलब सर देखो बहुत सिंपल है, एक मॉलिक्यूल था, एक ये अंदर गैस का एक तो आपको मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल करते क्या, रैंडम मोशन। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। कौन, रैंडम मोशन करते हैं, कौन, गैस के मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस तरह से रैंडम मोशन करते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर। ये आपका असम्पशन है कि द गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल आर डूइंग व्हाट, रैंडम मोशन। क्या करते हो, रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब कहीं भी क्या करेंगे, सिंपली मोशन करेंगे। तो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, वो मोशन कर रहा है,
ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर एक से टकराया, फिर यहाँ गया, फिर एक से टकराया, फिर यहाँ गया, फिर एक से टकराया, फिर यहाँ गया। तो ये जो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है टू सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए, देखो यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ कोई मॉलिक्यूल होगा ना, अरे हजारों मॉलिक्यूल सब आपस में क्या होंगे, कोलिजन करेंगे। तो ये एक यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल था उससे टकराया, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ गया, फिर यहाँ कोई मॉलिक्यूल से उससे टकराया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ मतलब किसी टकराया, फिर यहाँ गया। तो सिंपल वो कर क्या रहा है, कोलिजन कर रहा है। क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। तो देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट्स कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहाँ से यहाँ कोलिजन करते वक्त ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। उसको लैम्डा, क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। इसको बोले लैम्डा 1, इसको लैम्डा 2, इसको लैम्डा 3, ऐसे डैश लैम्डा n। तो आपका जो मीन फ्री पाथ होगा, मीन फ्री पाथ उसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है। मतलब लैम्डा 1, मीन मान कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर लो और नंबर उसे क्या कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो। इस तरह से कोई देखो, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n डिवाइड बटे n। n मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनसे क्या करो, सिंपली इसको डिवाइड कर दो। समझ गए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मीन फ्री पाथ। दैट्स कॉल्ड मीन फ्री पाथ। चलिए समझ गए, सिंपल एकदम। फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहाँ से यहाँ जब वो टकराएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा। लैम्डा मतलब मीन क्या होगा, फ्री पाथ होगा। तो मीन कितना होगा, सबको ऐड कर दो बट्टे n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दैट्स योर लैम्डा मीन, दैट्स योर व्हाट, लैम्डा मीन। समझ गए, इसको नोट कर लेंगे। इसको बोलते हैं लैम्डा मीन बोलते हैं। समझ गए, सो नोट करेंगे। अब करेंगे एक सिंपल सा एक खतरनाक जो डेरिवेशन है, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप देख पा रहे हैं, डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब कि एक गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर पर कितना प्रेशर लगाएगा। इसके ये कोई क्यूब है, इसके अंदर गैसेस भरे हुए हैं, तो ये गैसेस इसके वॉल पे कितना प्रेशर लगाएंगे। एक कंटेनर के अंदर गैस भरे होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल उसके वॉल पे कितना प्रेशर लगाएंगे, वी हैव टू फाइंड। कितना प्रेशर लगाएंगे, वी हैव टू फाइंड कितना प्रेशर लगाएंगे। तो देखो प्रेशर लगाते वो होता है 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। इतना लगाता है प्रेशर। प्रेशर कितना होता है, 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। इसको ऐसा बोलो, अगर रो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर विच इज इक्वल टू 1/3 रो मतलब मास इंटू वॉल्यूम सी स्क्वायर RMS। इतना प्रेशर लगाता है गैस मॉलिक्यूल। तो उसको क्या करें, ड्राइव करेंगे। ये पेपर के अंदर मोस्टली टाइम नहीं आता है, कभी कभी भूल के आ जाता है, कभी कभी भूल के आ जाता है। तो मतलब इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे तो उसको भी नहीं, क्योंकि कभी कभी आ गया तो फिर क्या दिक्कत हो आएगी, क्या दिक्कत हो आएगी। तो उसको हल्का से क्या, देखो बहुत बड़ा डेरिवेशन, 10 मार्क्स का डेरिवेशन है जो कि आने वाला है नहीं। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, उसको हल्के से आपको बता दूंगा कि डेरिवेशन करना, शॉर्टकट आपको आना चाहिए कि किस तरह से कभी भलते में आ गया तो फिर आपको लिखने में आना चाहिए। समझ रहे हो, तो बहुत सिंपल है लेकिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्या ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि बोर्ड में आएगा भी नहीं। उसका हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, है एकदम सिंपल। देखो पहले कितना लगाएगा प्रेशर, क्या करना मालूम करना। देखो मैं आपको लिख दिया हूँ, कंसिडर अ फिक्स मास ऑफ गैस इनक्लोज इन अ क्यूबिकल वेसल्स ऑफ ईच लेंथ, कितना उसका L है, ये भी L क्यूब है ना, सबके बराबर होंगे। परफेक्टली इलास्टिक वॉल कैसे परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक में कोई भी लफड़ा नहीं आएगा। देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, इलास्टिक मतलब होता है कि गया वापस आ गया। वॉल कैसी इलास्टिक है, इलास्टिक है मतलब काइनेटिक कह रहे हैं कि सेम रहेगी। पढ़ चुके इलास्टिक वॉल, इन इलास्टिक वॉल। और रबर का जो वॉल होगा, जो वॉल होता है रबर का, ऐसा कूदते फिर वापस आते, दैट्स को इलास्टिक वॉल, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक वॉल। इसे इसको अगर फेंकूंगा तो ये वापस आएगा, क्या फेंक देगा, ये नीचे करेगा, वापस नहीं आएगा, मतलब ये इलास्टिक वॉल नहीं, दिस इज इन इलास्टिक वॉल। इलास्टिक वॉल मतलब इस पर फेंको तो फिर क्या वापस आ जाए, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक वॉल। समझ गए, तो वो इलास्टिक वॉल है। इलास्टिक वॉल में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है इलास्टिक वॉल। एंड यू वी एंड डब्ल्यू आर दी वेलोसिटी इन एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो क्यूब है तो एक्स वाई जेड तीनों होगा ना, तो मान लो एक्स में जो स्पीड है वो यू है, वाई में वी है और जेड में क्या है, डब्ल्यू कैप की स्पीड है। और इन तीनों को मिला के क्या होगी, सी क्या होगी, यू प्लस वी प्लस जेड मिलाओ तो आपका आएगा सी। समझ गए, यू प्लस वी प्लस जेड इज इक्वल टू योर सी। सी मतलब नेट स्पीड, क्या है ये नेट स्पीड है। समझ गया, एक पार्टिकल की नेट स्पीड क्या होगी, सी होगी, मतलब C1 C2 इस तरह से। तो इसको ड्राइव करते हैं, काफ़ी खतरनाक डेरिवेशन है। देखो मैं मान के चलूँगा, यहाँ पर एक मास है, उसका यहाँ पे एक मास पार्टिकल, उसका मास क्या है, m है, क्या है देखो, समझ एकदम सिंपल है समझना, जो बता रहा हूँ उस तरह करोगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो मान लो ये पार्टिकल, उसका मास क्या m है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u1 कितनी है, u1 क्या है उसकी इनिशियल स्पीड है, u मतलब x डायरेक्शन के अंदर होगी और u1 मतलब उस पार्टिकल के लिए। तो उसका मास m1 मान लो और उसकी स्पीड मान लो u1 मान लो। समझ गए, यहाँ पर पार्टिकल है और ये इसका वॉल है, ये सिंपली क्या उसका वॉल है, समझे, ये सिंपली क्या उसका एक वॉल है। ये डिस्टेंस कितना होगा, L होगा कि नहीं होगा, देख लो, थोड़ा इमेजिन करो, ये कितना डिस्टेंस होगा, L होगा, कितना होगा, ये है आपका ऐसा बना है ना, ये आपका ऐसा है, ये वॉल है,
ये पार्टिकल है, ये वॉल और ये आपका सिंपली पार्टिकल है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल के बराबर होगा, समझ गए, एल होगा, मान लो एल होगा, कितना होगा, ये एल होगा, समझ गए। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो आपको निकालना क्या है, समझना, आपको जो बता रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझना। आपको निकालना क्या है, प्रेशर, क्या निकालना है आपको, प्रेशर निकालना है, हाँ सर प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, आप उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया होता है, हाँ सर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर अपने फोर्स मालूम पड़ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, आपका प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन आपको मालूम सब फोर्स कैसे निकलेगा, आपको मालूम जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, याद है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट्स कॉल्ड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मतलब आपको चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो मतलब आपको मोमेंटम चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको फोर्स निकलेगा, और आपको फोर्स निकलेगा तो आपको प्रेशर निकलेगा, मतलब आपको ऐसा उल्टा चलना है। पहले आप इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, ये होता है इनिशियल और फाइनल। तो देख लो इनिशियल कितना मोमेंटम होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, आपको मालूम है जो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास कितना है m1, इसकी स्पीड कितनी है m मास इंटू वेलोसिटी u1, तो ये है इसका इनिशियल जो मोमेंटम कितना होगा m1 u1 होगा। फाइनल कितना होगा, देखो अभी यहाँ पर इनिशियली है, बाद में क्या होगा, इससे टकराएगा फिर वापस आएगा, अभी इनिशियल कितना m1 u1 है, अभी इससे टकराएगा, वॉल से टकरा के फिर वापस आएगा, ये टकराएगा फिर वापस आ जाएगा m1 u1। क्या उसका मास बदलेगा, नहीं सर मास तो बदलेगा नहीं। क्या उसकी स्पीड बदलेगी, नहीं बदलेगी, बिकॉज ऑफ ये कौन सा है, इलास्टिक वॉल है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से क्या आएगा, वापस आएगा, बिकॉज ऑफ इलास्टिक वॉल, रबर का वॉल है ना, तो टकराया उसे 5 से टकराएगा, 5 से वापस आएगा, मतलब स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब आपका जो फाइनल मोमेंटम रहेगा, जब आपका फाइनल मोमेंटम रहेगा वो भी क्या रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी रहेगा। क्या देखो इसका डायरेक्शन ऐसा था, इसका कैसा ऐसा है ना, इनिशियली ये ऐसा, इनिशियली जो उसका मास इंटू वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, बाद में किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, समझ गए, इस तरफ मतलब प्लस ले लो ना, और इस तरफ क्या ले लो, माइनस ले लो, तो इसको प्लस और इसको क्या ले लो, माइनस ले लो, समझा कि प्लस माइनस क्यों लिया, बिकॉज ऑफ इनिशियली ये इस तरफ जा रहा था तो प्लस ले लिया, प्लस एक्सिस की तरफ, इनिशियली इस तरफ जा रहा था माइनस एक्स की तरफ तो माइनस ले लिया, तो माइनस प्लस इस तरह से मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो चेंज कितना होता है, चेंज कितना होगा, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ये सबको मालूम है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, फाइनल आपका माइनस m1 u1 माइनस इनिशियल कितना है, m1 u1 है। देखो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस m1 u1 माइनस m1 u1, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2m1 u1 विद योर चेंज इन मोमेंटम, ये निकल गया आपका चेंज इन मोमेंटम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। देखो एक आपने इसको निकाल लिया। फोर्स के लिए एक और चीज़ टी, क्या चाहिए आपको, टी मतलब टाइम चाहिए, टी मतलब टाइम चाहिए, टाइम कहाँ से लाओगे, टाइम कहाँ से लाओगे, लेकिन अपने को एक चीज़ मालूम है कि यहाँ अपने को स्पीड मालूम है, वी नो दैट स्पीड इज़ व्हाट, ये वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ सर ये अपने को मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपने को चाहिए टाइम, अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम को भेज दो यहाँ पर, तो वी नो दैट जो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, मतलब वेलोसिटी होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गया डिस्टेंस एल, डिस्टेंस गया फिर वापस भी है तो आया, देखो पहले यहाँ से यहाँ गया एल फिर वापस आया, एल कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 12, कितना हो गया डिस्टेंस, 12 हो गया, समझा, देखो पहले यहाँ से यहाँ गया एल फिर वापस भी तो आया, तो एल प्लस एल कितना हो गया डिस्टेंस, 12 डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस होगा 12, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी इसकी u1, तो डाल दो u1, समझे, डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले l गया फिर l वापस आया, l 12 हो गया, वेलोसिटी क्या थी उसकी u1, तो u1 हो गया, तो आपका टाइम निकल गया कितना 2l/u, और आपका मोमेंटम निकल गया इतना, हाँ सर दोनों निकल गया, रख देंगे फॉर्मूला, देखो अरे सिंपल है कि नहीं, देखो क्या रखेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होता है, सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं सर। अब देखो जरा, जो चेंज इन मोमेंटम वो कितना आया है, वो आया है -2m1 u1, नीचे ये कितना टाइम कितना आया, 2l बाय कितना आया, 2l बाय u1, ये देखो यहाँ पर u आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, देखो फिर कितना आ गया, -2m1 u1 कितना होगा, u1 स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है 2 और l है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आपका फोर्स कितना निकल गया, m1 u1 का स्क्वायर बटे l। अब माइनस को अगर ना लिखो तो भी कोई लफड़ा नहीं, माइनस क्या दिखाता है कि डायरेक्शन, माइनस दिखाता है आपको डायरेक्शन, लेकिन आपको सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसा लिख दो m1 u1 स्क्वायर बटे l विद योर फोर्स। ये m1 था तो f1 बोल दो, ये m1 था तो क्या बोल दो, f1 बोल दो। देखो यहाँ m1 होंगे, m2 होंगे, m3 होंगे, m4 होंगे, ऐसे इनफाइनाइट होंगे ना, ऐसे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, समझ गया, इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, समझा। देखो
बहुत अच्छे बता रहा हूँ आपको चीज़ें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, आप बोर्ड में टीचर लोग कराते ही नहीं है, क्योंकि बोलता है कि बहुत बड़ा है पेपर में आएगा नहीं, तो कराते ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं हुई, ना कराओगे ना दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ अपने हो रही दिक्कत। देखो एकदम सिंपल है, आपने निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, आपको मालूम है जो प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर कितना होता है, देखो समझना बहुत मज़ेदार है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है सर, लगा दो, सिंपल खत्म हो जाए। फोर्स कितना है आपका, m1 u1 का स्क्वायर बटे l, और नीचे आपका एरिया कितना है, एरिया कितना होगा, एरिया डाल दो, एरिया ए, एरिया क्या आपका ए है। देखो अब कितना होगा, देखो ये नीचे आ जाएगा, आपको मालूम है कहाँ पे आएगा, ये नीचे आ जाता है ना कभी भी, तो l इंटू ए बन गया। आपको मालूम है कि लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है शायद, वॉल्यूम आपका क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया होता है ना। देखो वॉल्यूम होता है एल क्यूब, देखो तो इसका ऐसा लिखो एल स्क्वायर इंटू एल, तो एल तो एल हो गया, एल स्क्वायर एरिया होता है ना, एरिया इज एल स्क्वायर। हाँ सर, तो इसको आप एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आना भी चाहिए कि वॉल्यूम को अपन एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, समझ गए। ये आपका प्रेशर हो गया, तो उसको मैं लिख दिया m1 u1 का स्क्वायर बटे वॉल्यूम, तो ये आपका निकल गया P1 का, क्या निकल गया सिंपली, P1 निकल गया। इसी तरह से P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, P5 होगा, PT कितना होगा, PT इसके अंदर है, तो टोटल प्रेशर इन X कितना होगा, P1 प्लस P2 डैश Pn, ऐसे होगा सर, मेरे को लगता है ऐसे होगा, P1 प्लस P2 प्लस Pn, Px के अंदर ऐसे होगा। देखो F1 निकाल ले, P1 निकल गया, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, Pn निकाल लो। देखो तो आपका ये कितना है, m1 u1 का स्क्वायर बटे v, समझ रहे हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, प्लस ये होगा आपका m2 u2 स्क्वायर बटे v डैश करके mn u1 का स्क्वायर बटे v, समझ गए। देखो यहाँ P1 होगा ऐसे इनफाइनाइट, देखो m1 है, ऐसे m2 होगा, ऐसे m3 होगा, तो उसके लिए वहाँ m2 u2 m3 u3 और कुछ नहीं आएगा, समझ गए। तो P ऑफ X आपने निकाल लिया, कितना है आपका, देखो कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, हाँ सर 1/v दिख रहा है कांस्टेंट, 1/v दिख रहा है कांस्टेंट, तो उसको निकाल लो बाहर। अब देखो आपने एक चीज़ और आपने बोला था कि सेम गैस के मॉलिक्यूल के मास वॉल्यूम शेप क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब कि इन सब के मासेस क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं कि m1 होगा, m2 होगा, m3 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़े थे आइडियल गैस, अपन आने अज्यूम किए थे कि इस गैस के अंदर इसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल के जितने पार्टिकल्स होंगे, सबका मास क्या होगा, सेम होगा, सबका शेप सब सेम होगा। मतलब ये m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है, सबके सब क्या है, m है, क्या है, सबके सब m है, समझे, सबके सब क्या है असल में m है, m क्या, ये m है। स्पीड अलग हो सकती है, स्पीड अलग हो सकती है, लेकिन मास सबके क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास बटे वॉल्यूम आपका क्या बाहर निकल गया, तो बचा क्या, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डैश un का स्क्वायर, ये आपको निकल गया px, x के अंदर इतना होगा। क्या इसी तरह से आप देखो, ऐसी पार्टिकल यहाँ जाएगा, वैसी y में भी जाएगा, वैसी z में भी जाएगा, तो प्रेशर इन y कितना होगा, वो भी सेम होगा, मास इंटू वॉल्यूम, लेकिन वहाँ पर स्पीड u1 नहीं, क्या होगी, v होगी। u थी x के अंदर, v किसके अंदर, y के अंदर, तो वहाँ होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डैश vn का स्क्वायर, समझे। इसी तरह से pz भी होगा, pz कितना होगा फिर m बटे v, देखो ये z है ना, z, तो z1 स्क्वायर u v w बोलो, क्या बोलो उसको, w बोल दो ना, तो भी चलेगा, जो बोलना है बोलो। यहाँ w था तो यहाँ भी क्या ले लो, w ले लो, मेरा नाम भी हो जाएगा बस, ठीक। तो w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर wn का स्क्वायर, समझ गए, कोई दिक्कत, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ गए। px निकाला, py निकाला, और pz मैंने क्या करा, सिंपल तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो लास्ट के अंदर P टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, देखो P टोटल इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz होगा, समझ गए, Px प्लस Py प्लस Pz होगा, ये होगा। अब क्या करना, सबको रख दो, Px कितना है, Py कितना है, Py उसको रखो और सिंपल क्या कर लो, सॉल्व कर लो। इसको नोट कर लिया आपने, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर करते हैं उसका आगे का प्रूफ, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो Px प्लस Py, अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर चीज़ क्या है, देखो जो प्रेशर x में लगाएगा वही y में लगाएगा, वही z में लगाएगा ना, कुछ फर्क आएगा। एक मॉलिक्यूल यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, मतलब प्रेशर इन x जो होगा वो इक्वल होगा प्रेशर इन y के, वो इक्वल होगा प्रेशर इन z के। हर तरफ जो प्रेशर लगाए वो क्या होगा, सेम, क्या होगा, सेम होगा, और वो इक्वल किसके होगा, p के, मान लो इक्वल है, p के मान लो क्या है, वो इक्वल है। जब का p टोटल वो कितना है, Px प्लस Py प्लस Pz के बराबर है, और ये तीनों किसके बराबर हैं, p के बराबर, दिख रहे हैं, ये सब के सब किसके बराबर हैं, देखो
पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू वट, पी के बराबर है, सबके सब क्या सेम है, तो पी मान लिया मैंने इसको, क्या मान लिया, पी मान लिया, तो पी प्लस पी कितना हो गया 3p, क्या हो गया आपका 3p बन गया, आपका कितना बन गया 3p बन गया, समझ गए। तो आपका p कितना होगा, आपका p कितना होगा सिर्फ 1/3 ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये सिंपली आपका p क्या होगा, सिंपली प्रेशर आपका होगा, आपका जो प्रेशर कितना होगा p, देखो समझा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तो ये सब इक्वल किसके हैं, p के बराबर है, तो p प्लस p कितना होगा 3p हो गया, तो p कितना हो गया 1/3 ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू योर p अपने, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर, अपने प्रेशर मालूम करना था, निकल गया 1/3 ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड कर दो, देखो आंसर आ गया, देखो 1/3। अब आपका पी एक्स कितना है, पी एक्स देखो, पी एक्स कितना है, देखो ये रहा पी एक्स, ये रहा पी वाई और ये आपका पी जेड रहा, तो पी एक्स सबको ऐड करेगा, देखो क्या सबको ऐड करना है, जब सबको ऐड करोगे कॉमन क्या निकलेगा, देखो सबके अंदर m/v कॉमन है, m/v क्या समझ कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लो, देखो तो m/v बाहर निकल गया, m/v आपका बाहर निकल गया, बचा क्या, देखो m/v सब में कॉमन निकल गया, अब आपको ऐड ऐसा करना है, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, देखो ऐसा करना है, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 सॉरी u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, समझ गए। ऐसे ही आपको ऐसे क्या करना है, ऐड करना है, प्लस अब आपको लिखना है u2 का स्क्वायर, क्या लिखना है u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में लिखेंगे un का स्क्वायर, vn का स्क्वायर और wn का स्क्वायर, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब ये कुछ होता है, क्या होता है सर, ये जो c होता है, c मतलब क्या होता है, स्पीड, नेट स्पीड, क्या होता है c मतलब नेट स्पीड, x देखो u प्लस v प्लस w क्या बनता है, c क्या बनता है, c बनता है, दैट्स कॉल्ड c मतलब स्पीड है, क्या है उसका नाम, स्पीड है। तो जो c मतलब स्पीड है, c मतलब क्या है, स्पीड है। एक होता है CRMS, क्या होता है, CRMS होता है, CRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो c1 प्लस c2 प्लस c3 cn बट n क्या होगा, सिंपली आप बोल सकते हो सर ये तो होगा एवरेज, ये क्या आपका एवरेज, क्या आपका सिंपली सी एवरेज है, क्या सी एवरेज, लेकिन ये क्या देखो रूट मीन स्क्वायर, क्या ये रूट मीन स्क्वायर, पहले मीन निकाल लो, ये मीन निकल गया ना, फिर स्क्वायर कर कर लिए, फिर रूट लगा दो, दैट्स कॉल्ड CRMS, समझ, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, CRMS बोलते हैं, मतलब पहले मीन निकाल लो, फिर उन सबका स्क्वायर कर दो और डाल दो उन पर अंडर रूट, दैट्स कॉल्ड CRMS, समझ गए। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, CRMS का स्क्वायर कितना होगा, फिर CRMS का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर यहाँ भी लगाओ, इसको यहाँ भी लगाओ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर Cn का स्क्वायर बटे n हो गया, समझ गए। इसको यहाँ भेज दो, तो n इंटू CRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर Cn का स्क्वायर, समझ गए। और आपको मालूम है कि u प्लस देखो u प्लस v प्लस w होता है क्या, c क्या होता है, c होता है, तो 1 है तो ये c1 हो गया, ये c2 हो गया और ये क्या होगा आपका cn, क्या होगा cn हो गया, मतलब ये चीज़ यही तो है सर, c1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर में ना ये क्या स्क्वायर भी लिखा हुआ है, अरे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये क्या है, ये u प्लस v प्लस w क्या होता है, c होता है, तो ये c हो गया और ये 1 है तो 1 आ गया, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, मतलब ये यही चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ इसके क्या होगी, इक्वल क्या होगी, इसके क्या होगी, ये इक्वल होगी, समझ गए। अरे आया नहीं आया, बहुत सिंपल चीज़ें हैं सब, बहुत सिंपल चीज़ें। देखो जब का प्रेशर आया वो कितना आया 1/3 मास इंटू वॉल्यूम, इस पूरे के बदले मैंने क्या लिख दिया, देखो ये पूरा इसके बराबर है और ये बराबर है n इंटू CRMS के स्क्वायर के, मतलब c स्क्वायर RMS के क्या ही बराबर है। अब देखो ये मास m क्या मास ऑफ ईच पार्टिकल, यहाँ मास ऑफ ईच पार्टिकल ये m है और n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो ये मास ऑफ पार्टिकल और n क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इन दोनों को मिला के लिख दो कैपिटल M है तो स्मॉल लिख दो, कोई लफड़ा नहीं है, समझे। देखो स्मॉल है ना, इसको स्मॉल लिखो, क्या लिखो स्मॉल m लिखो, कैपिटल अभी ले आएंगे अपन, इसको स्मॉल लिख दो, तो ये स्मॉल m और ये n क्या बन गया कैपिटल m बन गया, समझ गए। ये m मतलब पार्टिकल ऑफ ईच, एक का पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, सबको ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा मास ऑफ गैस, समझ गए। ये ईच एक पार्टिकल का मास m है, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो आपका निकल जाएगा कैपिटल M, तो ये होगा आपका कैपिटल M हो गया ऊपर, देखो तो 1/3 कैपिटल M बटे V C स्क्वायर
आर एम एस, दैट इज़ अ फॉर्मूला, दैट इज़ अ फॉर्मूला। आपको याद हो गया फॉर्मूला क्या है, 1/3 मास इंटू वॉल्यूम सी स्क्वायर आर एम एस। इसको ऐसा बोलो, आपको मालूम है कि 1/3 मास इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। इसको ऐसा बोलो, बात एक ही है। तो निकल गया आपका फॉर्मूला सिंपल तरीके से। काफ़ी बड़ा था, बच्चे 10 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर या 5 मार्क्स का, बच्चे करते ही नहीं है, और अब बहुत बड़ा है तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझे। तो अब मैं बुक में था तो मैंने आपको सुनने क्या कर दिया, करा दिया। काफ़ी बड़ा है, हाँ सर बहुत बड़ा है, तो फिर आप मेन आपको याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, P = 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, P = 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, सिंपल आप याद रखेंगे, ये आपको क्या आएगा, सिंपल तरीके से काम आएगा क्या, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस बी दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि जो प्रेशर है वो वॉल पे कितना प्रेशर लगाएगा, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस प्रेशर लगाएगा। इसको याद रखेंगे, और ये डेरिवेशन आप हल्का दिमाग बैठा लेंगे, कुछ है नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है लेकिन है बहुत सिंपल, तो नोट कर लेंगे। फिर करते हैं अपन इसके आगे के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। अब यहाँ से कुछ 4-5 डेरिवेशंस हैं, स्मॉल डेरिवेशन 2 नंबर के अंदर आपको आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। बाय यूजिंग प्रेशर 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, फॉर्मूला याद है क्या था, फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। प्रेशर कितना लगाता है, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, इतना लगाता है प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल कंटेनर पे इतना प्रेशर लगाता है, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस के बराबर लगाता है प्रेशर, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं। आपको मालूम है जो रो क्या होता है, रो मतलब होता है डेंसिटी, मतलब मास बटे वॉल्यूम होता है, सी स्क्वायर आर एम एस। फॉर्मूला आपको लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट के अंदर 4-5 न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले, 4-5 न्यूमेरिकल इसी क्या होंगे, सॉल्व होंगे। पीछे आप देखो सॉल्व करो, इसी फॉर्मूले सॉल्व होंगे। से आपको मालूम है चाहिए एक चीज़ है, पी प्रेशर है, 1/3 कांस्टेंट है, मास एम, देखो ये कैपिटल एम क्या है आपका, कैपिटल एम ये है आपका स्मॉल एम इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एम। तो प्रेशर कितना हो गया आपका, 1/3 स्मॉल एम इंटू एन ए बटे वॉल्यूम सी स्क्वायर आर एम एस। ये फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं आपको। तो अब निकालेंगे, देखो बाय यूजिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द कंटेनर, इसका यूज़ करेंगे। कितना प्रेशर लगाता है आपको मालूम है, इस कितना प्रेशर लगाता है, इस फॉर्मूले से वी हैव टू डिराइव बॉयल्स लॉ, प्रूफ बॉयल्स लॉ, समझ गए। बाय यूजिंग दैट्स एक्सप्रेशन वी हैव टू प्रूव व्हाट, बॉयल्स क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, उस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, समझ गए। देखो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, ये आपको 2 नंबर में आ सकता है। तो देखो वी नो दैट जो प्रेशर कितना होता है, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस होता है, हाँ सर समझ गए। तो अब देखो बॉयल्स लॉ क्या, अब याद है बॉयल्स लॉ लिखा था मैंने, बॉयल्स लॉ होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट रहता है, हाँ सर। तो इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब एक तरफ वॉल्यूम चाहिए और एक तरफ प्रेशर चाहिए। प्रेशर तो यहाँ बन चुका है, प्रेशर यहाँ पर बन चुका है, कमी किसकी, इसी वॉल्यूम की कमी है। वॉल्यूम कहाँ है, नहीं देखो वी नो दैट, लेकिन आपका डेंसिटी कितना होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है, हाँ सर मास आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, सी स्क्वायर आर एम एस। वी को भेज दो यहाँ पर, पी को भेज दो यहाँ पर, पी को भेज दो नीचे, इसको भेज दो यहाँ, इसको भेज दो यहाँ, और ये क्या सी स्क्वायर आर एम एस है, समझ गए सर। अब तो हियर यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, एम क्या कांस्टेंट, एम क्या है कांस्टेंट, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, सी स्क्वायर आर एम एस कांस्टेंट है, दिख रहा है भैया, देखो दिख रहा है, देखो पी देखो पी को यहाँ भेज दो, वी को यहाँ भेज दो, ये कांस्टेंट 1/3 कांस्टेंट, सी स्क्वायर आर एम एस कांस्टेंट, ये स्पीड है ना, ये क्या आपका स्पीड है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी क्या कांस्टेंट, क्या मान लो कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट है। देखो तो बचा क्या, देखो 1/3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट को हटा के मैंने लिखा के, सब कांस्टेंट लिखा हटा के के, और पी अपना वेरिएबल, पी अपना क्या वेरिएबल है, सब कांस्टेंट को हटाया और लिखा मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया। आपको मालूम है जब ये साइन हटती है तो 2 लोग आते हैं, इक्वल और कांस्टेंट आते हैं, जब इक्वल और कांस्टेंट हटेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, हाँ सर। देखो प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया सर, प्रूफ खत्म हो गया, पहला प्रूफ खत्म, सिंपल। ऐसा करना है आपको बॉयल्स लॉ, हल्का सा लिख देंगे, हियर पी प्रेशर है, ऐसा आप लिख लेंगे और आपको करना इस तरह से प्रूफ करना है, समझ गए, एकदम सिंपल। पहले इसको लिखा, इसको मास इंटू वेलोसिटी बोला, मैंने हाँ ये 2 लोग आ गए, फिर इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, फिर मैंने बोला सबको कांस्टेंट मान लो, सबको के लिख दो, और इक्वल जब कांस्टेंट हटता है तो आता है क्या, साइन ऑफ, समझ गए सर। अब देखो एक प्रूफ हो गया, अब आपको प्रूफ करना है टू शो दैट सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी। इसको क्या करना है, समझे, आपको प्रूफ करना है कि सी आर एम एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको प्रूफ करो या फिर इसको प्रूफ करो, बात देखिए, सी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/m, कितना होता है
अंडर रूट 3 RT बाई एम के बराबर होता है। देखो यहाँ भी दिख रहा है कि ये टी के कैसा स्क्वायर रूट है, तो इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो, बात एक ही है। इसको प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग गैस इक्वेशन, मतलब व्हाट, प्रेशर गैस इक्वेशन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो वी नो दैट, चलो इसे करेंगे। वी नो दैट प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। हो गया सर। अब देखो आपको चाहिए CRMS मिल गया सर। और यहाँ अंडर रूट टी कहीं नहीं दिख रहा सर, टेम्परेचर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो तो ये लेकिन होता है मास इंटू वॉल्यूम होता है, हाँ ये दिख रहा है, सी स्क्वायर RMS प्रेशर, ये दिख रहा है। सर अपने लाना क्या है, टी लाने का है, टी है नहीं सर यहाँ पे। इसको यहाँ पे जो पी यहाँ हो गया, तो बचा 1/3 मास इंटू सी स्क्वायर RMS। अब हो गया सर। अब अभी कुछ कमी, पी कितना होता है, वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ सर वहाँ से, हाँ PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपका PV बराबर किसके होगा, NRT के इक्वल है। NRT की सिंपली क्या है, ये इक्वल है। और यहाँ पर क्या है 1/3 MC स्क्वायर RMS। समझ गए सर। अब देखो आपको ये चाहिए ना, सबको नीचे भेज दो। और मान लो आपका N 1 है, कितना मान लो, आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। मान लो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। अब देखो इसको यहाँ भेजो 3RT और M को नीचे भेज दो। सब बचा क्या यहाँ पे, सी स्क्वायर RMS बचा, सी स्क्वायर इतना है तो सी कितना होगा, √3 RT बाय M होगा। समझ गए, सी स्क्वायर RMS इतना है तो सी कितना होगा, √3 RT बाय M। कितना होगा, √3 RT बाय M होगा। कितना होगा, √3 RT बाय M के क्या होगा, बराबर होगा CRMS। देखो प्रूफ हो गया। अब देखो CRMS टी के कैसा है, डायरेक्टली है, इसका डायरेक्टली है। और कैसा डायरेक्टली है, √T के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये यहाँ से क्या होगा, सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। समझ गए। तो ये आपका एक और क्या होगा, सिंपल तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। देखो इसी को यूज़ करना है, बस और कुछ नहीं। इन तीनों को क्या करना है, यूज़ करना है। 2 प्रूफ आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे कर दिए। एक और कर दूँगा। देखो बोला है कि वी हैव टू प्रूव व्हाट फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को चाहिए होगा 12 mv²। अपने चाहिए कि बोला कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मालूम करना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखो वी नो दैट प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब देखो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ऊपर होगा सी स्क्वायर RMS। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मालूम है, यहाँ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होता है, मतलब हाफ चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी चाहिए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। सर यहाँ पर हाफ तो नहीं दिख रहा है, मास दिख गया है। और वेलोसिटी के लिए सी भी वेलोसिटी है, सी भी क्या आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दिख गया। देखो 12 mv², कमी किसकी है, हाफ ही कमी है। इसको यहाँ भेज दो, पहली बात तो इसको तो आपको चाहिए नहीं, इसको जो नहीं चाहिए उसको यहाँ भेज दो। इसको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसको यहाँ भेज दो। बचा आपके पास M और सी स्क्वायर RMS बचा। काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है 12 mv² होता है। आपको अगर यहाँ लाना चाहिए, आपको अगर यहाँ पर लाना है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको 12 mv² ढूंढना पड़ेगा। तो mv² तो देखो v और c बात एक ही है, c भी स्पीड है, v भी क्या स्पीड है, तो v दोनों बात एक ही है। तो 12 mv², हाफ ही कमी है, तो यहाँ भी हाफ कर दो और यहाँ भी हाफ कर दो, बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ। हो गया सर। तो ये होगा 3/2 PV इज इक्वल टू 12 mv²। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। निकल गया काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 PV। देखो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, 3/2 PV निकल गया। अगर वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आ जाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना निकल गया, 3/2 PV। अरे बात देखिए, वॉल्यूम को नीचे लेके आ जाओ तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, 3/2 P होगा। फॉर्मूला समझ गए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV और पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, 3/2 P होगा। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब नीचे वॉल्यूम है तो कितना होगा, 3/2 P होगा। दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गया सर। इसको नोट कर लेंगे। तो 1 2 3 डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया। 6 नंबर आपके हाथ में, 6 नंबर आपके हाथ में। सिंपल यूज़ किया, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट खत्म। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसको नोट कर लेंगे, फिर करते एक आध और उनको क्या करते सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अब समझेंगे इसके आगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। PV इज इक्वल टू व्हाट, सबको मालूम है, NRT। देखो PV इज इक्वल टू व्हाट, NRT। N को भेज दो नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल कितना हो गया, 3/2 RT। कितना होगा, 3/2 RT।
इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, एन मतलब मोल होता है ना, एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल कितना होगा 3/2 RT हो गया, ये खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल कितना होता है 3/2 RT होता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है 3/2 P होता है। समझ गए सर। अगर आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल चाहिए, तो डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ Na से क्या करो डिवाइड कर दो, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अब ये होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। क्या होगा देखो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल है, ये क्या है पर यूनिट मोल है, और ये किसका है पर यूनिट मॉलिक्यूल। क्या ये पर यूनिट मॉलिक्यूल है। तो क्या करना है आपको सिंपल डिवाइड करना है उसके Na से क्या करना डिवाइड करना, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से क्या करना सिंपल तरीके इसको डिवाइड करना। तो आपको मालूम है एक चीज़ और मैं आपको बताया था कि R/Na क्या होता है, R/Na कांस्टेंट होता है। देखो R गैस कांस्टेंट, Na एक और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक और कांस्टेंट, उसका नाम है Kb, दैट्स कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका R/Na, आपका K बन गया तो Kbt, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। ये क्या है पर यूनिट मॉलिक्यूल, ये पर यूनिट मोल है। समझ गया कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। तो आपको ये सब फॉर्मूले क्या रखना सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। देख लो 1 2 3 फॉर्मूले, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल, पर यूनिट मॉलिक्यूल। मोल में होता है RT, इसमें होता है KT, खत्म। इसमें होता है RT, यहाँ पे होता है KT, और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ RT और यहाँ पर क्या KT, और कुछ फर्क यहाँ पर नहीं है। सिंपल तरीके से याद कर लेंगे, और इतने फॉर्मूले क्या आपको सिंपल तरीके से हैं, इतने आप याद रखेंगे, यही सिंपल तरीके से आपको क्या होगा यूज़ होगा, और कुछ फॉर्मूले यूज़ होने वाले नहीं है। एक होता है पर किलोग्राम कितना होगा, तो उसको डिवाइड करने का किससे मोल मास से डिवाइड कर देने का, तो होगा पर कितना होगा पर किलोग्राम। पर क्या देखो पर मॉलिक्यूल हो गया, मोल हो गया, एक होता है पर किलोग्राम, तो कुछ नहीं करने का उसको डिवाइड करने का उसके मोलर मास से। एम होता है कैपिटल एम मोलर मास, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। समझ गए। और ये फॉर्मूला लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अभी CRMS कितना था, CRMS देखो यहाँ लिखा हुआ है √3RT/m। R कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M क्या है मोलर मास, M क्या है यहाँ पे मोलर मास है, क्या है सिंपली मोलर मास है। समझ गए, M का सिंपल तरीके से आपका मोलर मास है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी। इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं इसके आगे के कुछ एक और डेरिवेशंस। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका नाम क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, समझेंगे। मैं को ट्राई करूँ समझाने की, बहुत सिंपल टॉपिक है, पेपर्स के अंदर ये आ सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या इसको आपने केमिस्ट्री पढ़ भी, केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर कभी कभी व्हाट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे स्पेसिफिक हीट, 11th के अंदर पढ़े होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही हल्का सा आपको बताना है। देखो बहुत सिंपल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है सर, अरे बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, मान लो एक कोई मास है, ये कोई चीज़ है, उसका मास m है, उसका मास क्या है m है, उसका टेम्परेचर T होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा ना, हर बॉडी अपने अपने एक टेम्परेचर पर है। जैसे अभी अपना को टेम्परेचर है, रूम का कोई टेम्परेचर है, सबका अपना अपना क्या टेम्परेचर है। समझ गए सर। इसका कोई टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री, कितना है 25 डिग्री का इसका टेम्परेचर है। ये कोई मास है, उसका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इसका टेम्परेचर 26 डिग्री करने के लिए मेरे को हीट मतलब हीट देना पड़ेगा ना, वी हैव टू गिव द हीट। इसका टेम्परेचर 25 से 26 करने के लिए, 1 डिग्री बनाने के लिए, 1 डिग्री इसका इंक्रीज करने के लिए आप कुछ हीट देंगे, दैट हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसका 1 डिग्री बनाने के लिए, जो अपन हीट देंगे दैट्स कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री बाय पर यूनिट मास, दैट्स कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी मास का 1 डिग्री बनाने के लिए जो हीट उसको लगेगा, उस हीट को अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आया कि नहीं आया, सिंपल एकदम। किसी बॉडी का 1 डिग्री बनाने के लिए उसको जो हीट देना पड़ेगा, जो उसको हीट जो देनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जो हीट होगी वो एक होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास। समझ गए, अरे सिंपल है, ये छोटू सा मास है और ये बड़ा मास है, इसका बड़ा मास है, इसको हीट कम लगेगी, इसको ज़्यादा लगेगी। ये बड़ा सा है तो इसकी हीट ज़्यादा लगेगी, इसको हीट कम लगेगी। मतलब मास जितना बड़ा होगा उसको हीट उतनी ज़्यादा लगेगी। मतलब ये इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा लगेगी। समझ गए सर, फर्स्ट। एंड Q इज डायरेक्टली MC डेल्टा T। समझ गए। तो ये और एक चीज़ और क्या होगा, देखो अपन देंगे उसको हीट, देंगे तो टेम्परेचर, हीट मतलब क्या देंगे उसको टेम्परेचर देंगे।
तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हीट उसको उतना ज़्यादा मिलेगी, जितना ज़्यादा आप उसको गर्म करेंगे उतना उसको हीट मिलेगी। हाँ सर सही बात है। तो ये भी इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड इक्वेशन। अब टी ना बोलते हो, बोलो क्या बोलो डेल्टा, क्या बोलो उसको डेल्टा टी बोलो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलो, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज होगा, वो टेम्परेचर बोलो या चेंज बोलो बात रखिए, लेकिन चेंज मतलब अच्छा होता है। चेंज मतलब सर देखो, इसे मैं बोलूँ कि चेंज इन टेम्परेचर 100 है और मैं बोलूँ चेंज इन टेम्परेचर 25 है, इसका मतलब कि अच्छा कौन सा है, 50 वाला। टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 50 कितना है, 100 क्या डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो हीट ज़्यादा फ्लो होगी। 25 का डिफरेंस है मतलब हीट कम फ्लो होगी। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कितना है, देखो एक जैसे ये दो चीज़ है, चेंज ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगी, समझ रहे हो। तो चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा मिलेगी बॉडी के अंदर, समझ गए, और कुछ नहीं। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हीट। जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q विच इज इक्वल टू m डेल्टा टी। अब जब ये हटता है दो लोग आते इक्वल और कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट C है, क्या इसका नाम C, क्या इसका कॉन्स्टेंट का नाम C, क्या नाम इसका C नाम है इसका कॉन्स्टेंट का। तो Q विच इज इक्वल टू व्हाट, MC डेल्टा टी। क्या ये Q विच इज इक्वल टू व्हाट, MC डेल्टा टी। C का क्या नाम है, C का ही तो नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C का नाम क्या होता है अपना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी का नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। Q विच इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री बाय पर यूनिट मास। 1 डिग्री बनाने के लिए जो हीट देना पड़ेगा उसी का हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। समझ गए सर, Q विच इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। फिर एक होता है, देखो यहाँ से आप बोलो कि C कितना होगा, C कितना होगा, Q मास को भेज दो नीचे और इसको भेज दो नीचे, तो C विच इज इक्वल टू Q बटे M डेल्टा टी। समझ गए सर। इसका वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट Q मतलब हीट है ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जूल होगा ना। देखो हीट क्या आपका, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आती है, वर्क डन से आती है। हाँ सर, Q इज़ अ हीट, Q मतलब हीट होता है, हीट मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। जितनी भी दुनिया के अंदर एनर्जी होती है सबका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है, समझे। Q इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, सिंपली इसका यूनिट होता है। तो इसका हो गया वर्क डन का क्या होता है, यूनिट जूल होता है, तो इसका भी क्या होगा, जूल होगा। समझ गए, जूल हो गया। M मतलब मास, मतलब किस में होगा, केजी के अंदर होगा, ग्राम्स के अंदर लेते, यहाँ केजी ले लो, और ये किस में होगा, केल्विन के अंदर होगा। समझ गए, ये होगा इसका सिंपली इसका यूनिट, क्या होगा, सिंपली इसका यूनिट होगा। समझ गए। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, जूल पर ग्राम डिग्री, मतलब इसको ग्राम में ले लो, उसको डिग्री में ले लो, तो भी कोई लफड़ा नहीं है। तो ये एक आप इसको आप समझ चुके हो। अब देखो एक होता है CV, क्या होता है CV, और एक होता है CP। सर ये क्या है, बहुत लोग पढ़ भी लिए होंगे, C और CP ये दो चीज़ क्या है, ये दो चीज़ क्या है, अरे तब सिंपल है। CV मतलब क्या, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जो काम आप किसी बॉडी को 1 डिग्री दे रहे हो, उसका 1 डिग्री जो काम करे तो वही काम करो, लेकिन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, काम आप वही कर रहे हो, एक बॉडी का आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे CV, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कुछ डफरा और कुछ है ही नहीं। सिर्फ यहाँ कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम, और यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, प्रेशर। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, और कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों काम वही होगा, 1 डिग्री बनाने का है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 डिग्री बनाने का, लेकिन अगर प्रेशर सेम होगा तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और कुछ दिक्कत नहीं सर। समझ गए एकदम अच्छे से। अब देखो एक चीज़ और होता है, आपने यहाँ मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है मोलल, एक क्या होता है, मोलल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है, मोलल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर ये कुछ नया है क्या, एकदम सिंपल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एकदम सिंपल। मोलर मतलब कि पर यूनिट मास नहीं, यहाँ मास था, यहाँ एक मास का बनाना था 1 डिग्री, अब आपको बनाना 1 मोल का। क्या करना है, यहाँ मास हटाओ, मोल लाओ। 1 मोल का, एक कोई मोल है, एक कोई मोल चीज़ है, ये अब मोल है, 1 मोल चीज़ का 1 डिग्री बनाने के लिए जो हीट लगेगी दैट्स कॉल्ड मोलल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी 1 मोल का 1 डिग्री बनाने के लिए, 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ मास था, इसको हटाओ और यहाँ डालो मोल, क्या डालो, मोल डाल दो, और कुछ लफड़ा इसके अंदर नहीं है, और सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, Q विच इज इक्वल टू n डेल्टा टी, ये हटेगा, साइन आएगा, C आएगा, n डेल्टा टी,
Q बटे एन डेल्टा टी विच इज योर सी आपको निकल गया कितना है Q बटे एन डेल्टा टी। क्या सर ये और ये सी दोनों बराबर हैं? नहीं, इसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों क्या है डिफरेंस? ये छोटा होता है, ये सी छोटा है वो बड़ा सी है, ये छोटा सी और वो क्या सिंपली बड़ा सी है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, समझे? ये छोटा है वो क्या सिंपली यहाँ पे बड़ा सी है और कुछ फर्क नहीं है, समझ गया? ये छोटा है वो बड़ा है, इसको बोलते हैं मोलर, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे दो सेम होता है, सी वी इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी और सी पी इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी, सेम चीज़ एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब सिंपल, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सीवी, और अगर ये कांस्टेंट होगा क्या लिखेंगे सीपी लिखेंगे, और कुछ दिक्कत इसके अंदर नहीं। बस सीवी और सीपी एक कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सीवी लिखेंगे, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसको लिखेंगे सीपी, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और समझ लो एक चीज़ और, नंबर ऑफ एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलर मास या फिर मास बाय मोलर मास, बात एक ही है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? वेट बाय मोलर मास, पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर, या फिर मास बाय मोलर मास, सब बात एक ही है। तो ये जो लिखा हूँ मैंने सी क्यू एन को लिखो मास बाय कैपिटल एम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और नीचे एन डेल्टा टी, समझे? इसको मैं लिखा मास बाय मोलर मास, ये ऊपर कैपिटल एम गया ऊपर गया। अब देखो इसको जरा, ये कुछ तो आपको देखे लग रहे हैं, क्यू बटे एम डेल्टा टी, ये देखो जरा कहाँ गया, देखो ये क्यू बटे एम डेल्टा टी विच इज़ योर स्मॉल सी, विच इज़ योर स्मॉल सी। हाँ सर, मतलब कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम, एम मतलब मोलर मास। उसी तरह से देखो यहाँ भी ऐसी होगा, सी वी इज इक्वल टू स्मॉल सी वी इज इक्वल टू एम, सी पी इज इक्वल टू स्मॉल सी पी इज इक्वल टू एम। समझ गया? ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि कैपिटल सी होता है वो स्मॉल सी इंटू एम के क्या होता है? बराबर होता है। एम मतलब मोलर मास से क्या होता है? बराबर होता है। समझ गया? और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं चीज़, ये सब आपको याद होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और मालूम होगा, क्या सर? एक चीज़ मेयर्स रिलेशन, क्या होता है उसको? मेयर्स रिलेशन, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको क्या बोलते हैं अपन? मेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? मेयर्स रिलेशन। क्या ये मेयर्स रिलेशन है? दैट्स कॉल्ड व्हाट्स? मेयर्स रिलेशन। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दैट्स कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। तो ये सर सी छोटा है कि बड़ा है? बड़ा वाला है। कौन सा? ये बड़ा वाला है। ये दोनों क्या है? बड़े वाले सी हैं। समझ गए? आर मतलब गैस कांस्टेंट फिक्स होता है, 8.314 जूल पप्पा मॉल, वो सब फिक्स होता है। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। समझ गया? और ये सबको सब मैं जितना हो सकता था सब मैं आपको बता दिया, डेफिनेशन नहीं लिख पाया, मैं आपको बोल दिया, सिंपल तरीके से नोट कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। समझ गए? तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये सब बताया। इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हीट कैपेसिटी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दैट्स कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। समझ गए? हाँ समझ गए सर। सबको नोट कर लेंगे, फॉर्मूले क्या करेंगे? नोट करेंगे, फॉर्मूले क्या करेंगे? नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ गए? अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। लेकिन चूंकि आपका बहुत सारी चीज़ें कैंसिल था, तो कैंसिल वाली चीज़ें की वजह से ये टॉपिक पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, वरना अगर उसको पढ़ते थे ना तो ये टॉपिक बहुत हलवा था। तो मैंने उसको बारे में कुछ लिख दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा समझाने का थोड़ा सा आसानी पैदा हो। मैं ट्राई करूँगा पूरा आपका, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप तो दिमाग लगाएंगे और नोट करते रहेंगे चीज़ों को। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली अभी तक सब? हाँ पढ़ ली सर। अब पढ़ना है उसका एप्लीकेशन। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन मतलब सर मालूम क्या करना है? देखो आपको मालूम करना है, आपको बोला है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालो स्पेसिफिक हीट, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकालना है पूरा। समझ गए? मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए सब क्या करना है? आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सब आपको क्या करना है? सिंपल निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इसको निकालेंगे सीपी, ये सब तक ठीक है सब। सीपी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सीपी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या करेंगे? आप मालूम करेंगे कि सीपी कितना होता है, सीपी कितना होता है, सब क्या करेंगे? मालूम करेंगे, पहली बात। और पहली बात एक चीज़ और देख लो, मोनो एटॉमिक मतलब क्या होता है? देखो मोनो एटॉमिक मतलब इसमें एक एटम, क्या होता है इसमें? एक एटम होते हैं। समझ? द गैस कंसिस्ट ओनली वन एटम, दैट्स कॉल्ड मोनो एटॉमिक। देखो मोनो मतलब एक, एटम मतलब एक, तो किसी गैस के अंदर अगर एक एटम होंगे उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक गैस। द गैस विच कंसिस्ट ओनली वन व्हाट एटम, दैट्स कॉल्ड मोनो एटॉमिक गैस। समझ गए सर? अब देखो ये समझ गए। अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है सी वी सी पी, सबको निकालना है। इस सबको क्या करना है? निकालना है। उससे पहले कुछ आप उससे पहले कुछ चीज़ और देख लो क्या होती है। पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी होती है? F/2 kT। कितनी होती है? F/2 kT। देखो इसको बोलते हैं एवरेज। क्या होता है? इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो एवरेज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 kT। सर ये कहाँ से आ गया 3/2 kT? देखो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? F/2 kT होती है। सर समझ गए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? F/2 kT। F/2 सर ये F क्या है? F मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। देखो इसे आपको था लेकिन आपको सब इस साल कैंसिल कर दिया है। F मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम था, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब आज़ादी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है? इसको किस तरह की आज़ादी है, जैसे कि एक सिंगल एक मोनोटोमिक गैस किस तरह से मूव कर सकता है, उसका कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो उसका कितनी होती है? 3 तरह की क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ लो, जो मोनोटोमिक गैस है दे हैव 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इसका? 3 टाइप, मतलब वो एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है। वो 3 तरह से मूव कर सकता है। उसका 3 तरह की क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा टॉपिक कैंसिल हो गया, आप सिर्फ याद कर लो कि मोनो के लिए कितनी 3 होती है, डाई के लिए 5, उसके लिए 7, 3 5 7। क्या ये 3 5 7? 3 किसके लिए होती है? मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, डाई के लिए 5 होती है, उसके लिए कितनी होती है? 7 होती है। F मतलब डिग्री फ्रीडम होता है। ये होता क्या है कि पार्टिकल या कोई गैस कितनी जगह से मूव कर सकता है, उसका कितनी तरह की क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। समझा क्या बोला मैंने? कि वो पार्टिकल कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। F3 मतलब वो 3 तरीके से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। 3 तरह की उसका क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। 5 है मतलब वो 3 + 2 मतलब 5 तरह से क्या कर सकता है काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। समझ गए? ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सब आपको कैंसिल हो गया। तो आप दिमाग में इतना याद रख लो कि F 3 5 7 होता है। 3 होता है मोनो के लिए, डाई के लिए और ट्राई के लिए, और इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये मोनो है तो F कितना होगा? 3 होगा, तो कितना होगा? 3/2 kT। बी दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोटोमिक गैस इज 3/2 kT। समझ गए सर? कितना होता है? 3/2 kT होता है। ये होता है पर यूनिट मॉलिक्यूल। क्या होता है? पर यूनिट मॉलिक्यूल। आपको मैं लिखाया था काइनेटिक एनर्जी, अरे याद है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल कितना होता था? पर यूनिट मोल इज व्हाट? 3/2 RT। सब भूल गए? पर यूनिट मोल कितना था? 3/2 RT था। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल कितना था? 3/2 kT। सब याद है? भूल गए सब? सब याद है? kT। बस यहाँ पर 3 लिखे थे ना, तो यहाँ F लिख दो। वहाँ लिखे थे आपने 3। अब 3 बिकॉज ऑफ आपने सबको मोनो माने थे। जरूर नहीं, कभी कभी डाई है, कभी ट्राई है, तो वहाँ भी चीज़ें क्या होगी? चेंज आएगी। तो उसको F बोलते, क्या बोलते? उसको F बोलते। तो F/2 RT F/2 kT, वो फॉर्मूला याद है? वही करना है। F/2 RT F/2 kT। F है डिग्री फ्रीडम, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होगी, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए साहब? तो ये इसके लिए है। मैं बोलूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी है पर यूनिट मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल के लिए कितनी है? इतनी है। देखो तो ये हो गया एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को ऐसा बोलो या फिर ऐसा बोलो। काइनेटिक एनर्जी को ऐसा बोलो या फिर एनर्जी बोलो। बात देखिए, ये भी एनर्जी, ये भी क्या एनर्जी है। तो अब आपको जैसा बोलना है बोल सकते हो। तो 3/2 kT हो गया। 3/2 kT हो गया आपका एनर्जी, या इसमें आपका हो गया एनर्जी हो गया। समझ गए? तो आपका एनर्जी निकल गया, इतना निकल गया, आपका एनर्जी निकल गया। इसको ऐसा बोल दो DU। क्या बोल दो? DU मतलब एनर्जी। ये भी क्या है? एनर्जी है, कुछ है नहीं। U मतलब ये एनर्जी, इसका मतलब क्या है? एनर्जी। इसको बोलते चेंज इन एनर्जी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो 3/2 kT। ये पर यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। पर यूनिट मोल कितना होगा? सब बोलेंगे 3/2 RT। मोल में सिर्फ R लगा दो, मोल में सिर्फ R लगा दो, और कुछ करना नहीं है। ये मोल है, ये क्या आपका सिर्फ मोल है। इतना आप समझ गए? कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर? अब देखो, आपने इसको पढ़ा था, समझना, Q विच इज इक्वल टू mc∆T। हाँ सर, इसको पढ़े थे। मान लो आपका मास 1 है। आपका मास कितना है? 1 है। और Q क्या एनर्जी है ना, तो एनर्जी को बोल दो DU, और इसको बोल दो D। इसको हटाओ, इसको लगाओ, बस करते रहो। तो DU इज इक्वल टू C∆T, C dt। तो यहाँ से DU/dt कितना हो गया आपका? C। क्या बन गया? C बन गया। C निकल गया। वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब अपने मालूम करना था C कितना होता है। तो C कितना होता है? DU/dt। क्या होता है? DU/dt। समझ, ऐसे दिमाग लगाओ। C क्या होता है? DU/dt होता है। तो DU आपको निकाल लिए, उसको डिवाइड कर दो T से, आपको निकल जाएगा C। तो देखो, वी नो दैट C इज DU/dt। DU/dt। आपका DU कितना है? 3/2 RT है, और नीचे आपके पास एक T और है ना। dt को ऐसा बोलो या फिर ऐसा बोलो, बात देखिए। मान लो उसको ऐसा बोलो, T बोलो, T, तो कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? तो आपको बचा कितना? 3/2 RT। कितना बचा? 3/2 RT बचा। समझ गया? कितना? 3/2 RT बचा। इसको आप ऐसा बोलो, इसको ऐसा बोलो, C भी बोलो। बात देखिए, C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा? 3/2 RT। समझ गया? ये निकल गया आपका C भी निकल गया, आपका C निकल गया, आपका C भी निकल गया। अब क्या निकालना बाकी है? CB। देखो CB तो निकल गया, अब क्या निकालना है? CP निकालना है। अब क्या निकालना है? सिंपल आपको CP निकालना है। इतना समझ गए? सो नोट कर लेंगे।
देखो, अरे बहुत सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा है। सी बी निकल गया ना, देखो सी पी कितना होता है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है। तो आपको सी पी चाहिए तो सी पी कितना होगा, आर प्लस सी बी होगा, समझ गए। और आपका सी बी कितना है, 3/2 आर टी, कितना है 3/2 आर टी है। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ सर आर कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। तो 1 + 3/2 टी कितना बचा, आप देखो जरा, 2 + 3 5/2 टी, तो कितना निकला 5/2 आर टी, 5/2 आर टी, समझ गए। 5/2 आर टी आपका निकल गया सी पी भी निकल गया और सी भी निकल गया। अब बचा गामा, ये गामा क्या है सर, गामा है, गामा मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ सी बी बाई सी बी इज इक्वल गामा। गामा मतलब एटोमिसिटी, क्या होता है इसका मतलब होता है एटोमिसिटी, क्या होता है एटोमिसिटी। तो द रेशियो ऑफ सी पी बाई सी बी इज इक्वल गामा, गामा इज इक्वल एटोमिसिटी, समझ गया। गामा या तो गामा होता है रेशियो ऑफ सी बी बाई सी बी, द रेशियो ऑफ सी बी बाई सी बी इज इक्वल गामा इज इक्वल एटोमिसिटी, समझ गए सर। तो सी पी कितना है आपका, सी पी है आपका 5/2 आर टी, और आपका सी बी कितना है 3/2 आर टी, 3/2 आर टी। आर टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5/3 विदा गामा ऑफ मोनो। मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 होता है, समझ गए। कितना होता है 5/3 होता है, किसके लिए, गामा मोनो के लिए इतना होता है, समझ गए। बस निकल गया, आपको ये निकालना था, आपको 3 चीज़ निकालना है, सी वी सी पी एंड गामा। क्या निकालना है, सी पी सी पी एंड गामा निकालना है। आपको ये पूछेगा तो क्या निकालना होगा, आपको सी पी सी पी और गामा निकालना होगा। आपको 3 नंबर के 3 से 2 नंबर के लिए आपको पेपर में आ सकता है, समझ गए इतना अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो आपको इस तरह से करना है। आप ऐसे अपने डाई के लिए निकाल सकते हो, डाई के लिए भी, डाई में सिर्फ क्या फ़र्क होगा, देखो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ डाई आ जाएगा, यहाँ 3 हट के क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि डाई के लिए कितना होता है 5 होता है, वहाँ 5 लिख देंगे आप, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। और जहाँ 3 है वहाँ 5 डाल दो, जहाँ 3 है वहाँ पे 5 डाल दो, आप खुद से कर सकते हो। जहाँ 3 है वहाँ पे 5 डाल दो और कुछ नहीं, समझ गए। फिर टाई के लिए क्या होगा, ट्राई के लिए जहाँ 3 है वहाँ पे 7 डाल दो और पूरा सॉल्व करो, समझ गए। जहाँ 3 है वहाँ पे क्या डालो 7 डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको, 7, समझ गए। तो आप मैंने मोनोल कर दिया, आप डाई और टाई के लिए कर सकते हो। लेकिन अब आपको देता हूँ मैं एक शॉर्ट ट्रिक, उससे ऐसे छुटकी में क्या आएंगे, आंसर आएंगे, समझ गए। इतना नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लो एक बार। फिर मैं देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक जिससे डायरेक्ट आंसर आएंगे, जैसे डायरेक्ट आएंगे, सिंपल तरीके से आंसर आएंगे। इसको नोट कर लेंगे पहले, 1 2 3 देखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो सी पी है ना, सी वी इज f/2 आर, कितना होता है f/2 आर होता है। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन में मालूम क्या करना होगा, सी पी एंड गामा। सी वी का फॉर्मूला है f/2 आर। सिर्फ देख लो कि मोनो के डाई के ट्राई, अगर मोनो होगा तो 3 आएगा, डाई होगा तो 5 आएगा, ट्राई होगा 7 आएगा, खत्म। सिर्फ मालूम पड़ जाएगा, मालूम कैसे, वी हैव टू फाइंड द डाई। तो यहाँ पे कितना 5/2 आर विद द सी बी, खत्म, डाई निकल गया। सी बी कितना होगा सर फॉर्मूला है उसके ना, उसको इसको रखो, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सी पी इज इक्वल टू 1 + f/2 आर, खत्म। 1 + f/2 आर, जहाँ f देखो सिर्फ मालूम पड़ जाए, बोलो डाई देकर रखा है तो डाई के लिए कितना होगा 5 होगा, 5 करते रहो, आंसर आता रहेगा। और गामा सर इसके लिए फॉर्मूला है ना सी पी बाई सी बी, इसका ही फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 + f/2। कितना फॉर्मूला है इसका, f/2 आर बोल दो, ऐसा बोल दो तो ही चलेगा। क्या फॉर्मूला 2/f+1, देख लो जरा कितना होगा 2/f। गामा इस सी पी बाय सी बी 2/f+1, 2/f+1 होता है। देख लो इसको मार दो, डिवाइड मार दो, तो कितना होगा देखो 1 + f/2 आर, और आपका सी बी कितना है f/2 आर है। आर से आर कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे जाएगा 2/f हो जाएगा, हाँ एकदम सही है, 2/f+1 एकदम सही है। तो आपका जो गामा कितना है 2/f+1 है। 3 चीज़ नोट कर लेंगे, सी वी इतना, सी पी इतना, गामा 2/f+1, खत्म। क्वेश्चन आते हैं आंसर मार दोगे। देखो इससे मेरे को निकालना है कि आपको दिख रखेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस। अब क्या करोगे, देखो सी बी कितना होगा, एफ कितना है 5, तो 5/2 आर आंसर आ गया। सी बी कितना होगा, सिर्फ पुट करते रहो, 1 + 5/2 आर, मतलब 5 मतलब 2 + 7, 2 + 5 कितना हो 7, 7/2 आर, खत्म। और गामा चाहिए तो 2 + f कितना है आपका 5 + 1, देखो कितना होगा 2 + 7, 2 + 5 7 हो गया ना, 7/5, खत्म हो गया, निकल गया तीनों। देखो सिंपल एकदम ना। तो आपको इसको यूज़ करना है किसके अंदर, एक तो माइंड आपका तो खुल जाएगा, तो आपको ईजी लगेगा सॉल्व करने में। दूसरा आपको एमसीक्यूज़ के अंदर आपको इसको यूज़ करना है, क्या करना है, एमसीक्यू आपको यूज़ करना है। और जब आपको बोर्ड में आएगा तो आपको जो मैं इससे पहले कराया था आपको ऐसा करना है, बोर्ड में ऐसा करोगे तो नंबर कटे आएगा ना, तो आपको ऐसे करना है। सब कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। इसको एक आध बार अच्छे से आप देख लेंगे लेक्चर को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से, और एक पॉली का भी आता है, पॉली का भी याद कर सकते हो, उसकी फॉर्मूला है 4 + f
डिवाइड बाई 3 प्लस एफ। ये फॉर्मूला इसको याद कर लें किसके लिए, पॉली के लिए। पॉली के लिए जो ना, पॉली के जो गामा होता है वो होता है 4 प्लस एफ बटे 3 प्लस एफ। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक। ये देखो मोनो बताया, डाई बताया, ट्राई बताया। एक पॉली के लिए क्या होता है 4 प्लस एफ बटे 3 प्लस एफ विद दी वैल्यू ऑफ गामा फॉर पॉलीएटॉमिक गैस और मॉलिक्यूल। समझ गया। तो ये रहा आपका पार्ट 1 जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए। डेरिवेशन बहुत बड़ा था, उसको मैं करा दिया, जबकि कराना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा डेरिवेशन हो गया वो। उसको क्या करेंगे एक बार आप देख लेंगे। उसका मेन फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पीछे बहुत सारे आपको आने वाले। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। उसका हमने बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व किए, उनको याद रखेंगे। फिर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉल्व की, उसको याद रखेंगे। फिर आपने सॉल्व की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके एप्लीकेशन सॉल्व किए। मतलब बहुत सारी चीज़ें अपन क्या कर चुके, मतलब सॉल्व कर चुके, कवर कर चुके। समझ गए। तो अच्छे लेक्चर को देखेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा है लेकिन मज़ेदार है। अच्छे रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले वगैरह नोट करते रहेंगे, डेरिवेशन वगैरह अच्छे लिखते रहेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और कुछ डाउट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। पढ़ाई करते रहें। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पार्ट 2 लेक्चर में जहाँ करेंगे उसके आगे के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।